ओ, क्या आप सुपर कंप्यूटर से एजेंट 5 की वॉइस की कोड हासिल नहीं कर सकते? संकी ने कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। इस मास्टर कंप्यूटर से ही तो मैंने फराज को हेडक्वार्टर को नाकाबिल तस्कीर बनाया था। सुप्रीम कमांडर ने कहा, ओ, तब तो हम चाहते हुए भी एजेंट 5 को हलाक नहीं कर सकते। अगर वो हलाक हो गया तो उसकी हलाकत के 4 घंटों बाद फराज को हेडक्वार्टर भी तबाह हो जाएगा। थ्रेसिया ने चौंकते हुए कहा, हाँ, अब उसका हमारे लिए जिंदा रहना बेहद जरूरी है और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि उसके साथ हर घंटे आधे घंटे बाद बातचीत करते रहो ताकि उसकी वॉइस मास्टर कंप्यूटर रिसीव करता रहे और उसमें कोई खलल पैदा ना हो। सुप्रीम कमांडर ने कहा, सुप्रीम कमांडर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एजेंट 5 की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे हलाक कर दे? उसकी वॉइस का टेप हम वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि मास्टर कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करता रहे। थ्रेसिया ने कहा, नहीं, मास्टर कंप्यूटर टेप शुदा आवाज को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेगा। उसे हर हाल में असल आवाज दरकार होती है। सुप्रीम कमांडर ने कहा, क्या वाकई उसकी वॉइस कोड खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है? संकी ने थके थके से लहजे में कहा, नहीं, कोई तरीका नहीं है। सुप्रीम कमांडर ने जवाब देते हुए कहा, क्या एजेंट 5 के माइंड को भी हम स्कैनिंग करके उससे कोई मदद नहीं ले सकते? थ्रेसिया ने कहा, क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? सुप्रीम कमांडर ने कहा, मेरा मतलब है, अगर कंप्यूटराइज मशीनों से एजेंट 5 के माइंड को कब्जे में कर लिया जाए और उससे कहा जाए कि वो अपनी आवाज में मास्टर कंप्यूटर से वॉइस कोड खत्म कर दे, तो क्या तब भी हमें उसका फायदा नहीं होगा? थ्रेसिया ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये काम तुम नहीं कर सकते। एजेंट 5 के माइंड की स्कैनिंग ब्लैक जैक कर सकता है। वो उस काम में माहिर है, लेकिन ब्लैक जैक अभी इस पोजीशन में नहीं है कि उसे फराज को हेडक्वार्टर भेजा जा सके। उसे मुकम्मल होने में अभी वक्त लगेगा। सुप्रीम कमांडर ने कहा, कितना वक्त लगेगा? संगी ने पूछा। 3 से 4 हफ्ते, सुप्रीम कमांडर ने जवाब दिया तो संगी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। थ्रेसिया के चेहरे पर भी उम्मीद की किरण उभर कर गायब हो गई थी। तुम दोनों को फराज को हेडक्वार्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने एजेंट 5 और उसकी साथी औरत को एस्टोशम से बेहोश कर दिया है और उन दोनों को क्रिस्टल ब्लॉक्स में कैद कर दिया है। क्रिस्टल ब्लॉक्स उन दोनों को लेकर टॉप सेक्शन में चले गए हैं। वहां से वो दोनों वापस नहीं आ सकते, मगर बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। तुम दोनों कंट्रोल रूम में जाकर अपना काम संभालो और टॉप सेक्शन में एजेंट 5 को होश में लाकर उससे कोई ना कोई बात करते रहो। मैंने यहाँ सुपर कंप्यूटर्स की ड्यूटी लगा दी है। वो एक बार फिर सर्च कर रहे हैं कि किसी तरह एजेंट 5 की वॉइस की कोड खत्म की जा सके। अगर सुपर कंप्यूटर कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना ब्लैक जैक यहाँ आकर सारे मामले को संभाल लेगा। सुप्रीम कमांडर ने कहा तो उन दोनों के चेहरों पर कदरे सुकून छा गया। ओ ठीक है सुप्रीम कमांडर, हम ये काम कर लेंगे। संगी ने कहा, और सुनो, इमरान और उसके साथी फराज को हेडक्वार्टर आ रहे हैं, उन सबको भी संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कमांडर ने कहा तो इमरान और उसके साथियों का सुनकर संगी और थ्रेसिया बुरी तरह से चौंक पड़े। इमरान और उसके साथी, लेकिन सुप्रीम कमांडर, हमने तो, संगी ने कहा, जानता हूँ तुमने उन्हें मरने के लिए खला में छोड़ दिया था, लेकिन तुम शायद ये भूल गए थे कि वो कोई आम इंसान नहीं है। खास तौर पर इमरान, जो जोश से नहीं हमेशा होश और अकल से काम लेता है। तुमने मास्टर कंप्यूटर के जरिए उनकी ब्लैक स्पेसशिप को नाकारा कर दिया था, लेकिन फिर जब तुमने इमरान से राब्ता किया तो मास्टर कंप्यूटर को एक बार फिर उनकी स्पेसशिप की बैटरियां चार्ज करनी पड़ी। तुम दोबारा मास्टर कंप्यूटर को अगर यह हिदायत दे देते कि ब्लैक स्पेसशिप की बैटरियां तबाह कर दी जाए, तो इमरान और उसके साथी वाकई हलाक होकर हमेशा के लिए खला में गुम हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। उधर एजेंट 5 ने भी मास्टर कंप्यूटर से कहकर ब्लैक स्पेसशिप को फराज को हेडक्वार्टर लाने के अहकाम दे दिए थे। दूसरी तरफ इमरान मखसूस खलाई लिबास पहनकर ब्लैक स्पेसशिप से बाहर चला गया ताकि वो बैटरियों के साथ लगे उन सिग्नल्स ऑपरेटर्स को तोड़ सके जो उनके लिए नुकसान का बास बन सकते थे। उधर इमरान स्पेसशिप से बाहर निकला और वो एक ऑपरेटर को तोड़ने ही लगा कि मास्टर कंप्यूटर ने एजेंट 5 के हुक्म के तहत ब्लैक स्पेसशिप को रेडियो कंट्रोल किया और उसे फराज को हेडक्वार्टर लाने के लिए ऑन कर दिया। इमरान अचानक ब्लैक स्पेसशिप हरकत में आने की वजह से खला में रह जाता, लेकिन उसने बर वक्त एयर ड्रायर का सहारा ले लिया और एयर ड्रायर के जरिए ब्लैक स्पेसशिप के साथ उड़ने लगा। तब मुझे हरकत में आना पड़ा। मैंने ब्लैक स्पेसशिप में ग्रीन लाइट फायर की और उसके तमाम साथियों को बेहोश कर दिया। मैं उन सबको जिंदा रखना चाहता हूँ, वो इसलिए कि मैं उन्हें फराज को हेडक्वार्टर में आने से रोक नहीं सकता था, लेकिन इमरान, जो ब्लैक स्पेसशिप के बाहर चिपका हुआ था, वो ब्लैक स्पेसशिप को जोरदार झटका लगने की वजह से खुद को कंट्रोल न कर सका और ब्लैक स्पेसशिप से अलग होकर खलाओं में चला गया। जबकि ब्लैक स्पेसशिप फराज को हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंच जाएगी। ग्रीन लाइट से बेहोश होने के सबब उन्हें उस वक्त तक होश नहीं आएगा जब तक उन्हें एंटी BS13 इंजेक्शन न लगाए जाए। बहरहाल वो जैसे ही यहाँ पहुंचे, उन्हें ब्लैक स्पेसशिप से निकालकर रेड ट्यूब्स में डाल देना। मैं उन सबको अब ब्लैक जैक के वापस आने तक जिंदा रखना चाहता हूँ।
वो सब ज़हीन एजेंट हैं। उन जैसे ज़हीन और तेज तर्रार एजेंटों की जीरो लैंड को बेहद जरूरत है। अब वो फ्रांस को हेडक्वार्टर में आकर हमेशा के लिए जीरो लैंड के वफादार बन जाएंगे। सुप्रीम कमांडर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। सुप्रीम कमांडर, क्या उन सबको जिंदा रखना जरूरी है? संगी ने डरते डरते कहा। हाँ, मैंने कहा है ना कि वो ज़हीन एजेंट है और मैं ज़हीन इंसानों की कदर करता हूँ। अगर वो ब्लैक जैक के जरिए जीरो लैंड के वफादार बन गए तो ठीक है, वरना मैं उन सबकी खोपड़ियों का ऑपरेशन करके उनके दिमाग निकाल लूंगा और फिर उनके दिमाग जीरो लैंड के एजेंटों की खोपड़ियों में मुंतकिल कर दूंगा। नॉर्मल अंदाज में नहीं तो इस तरह उन्हें जीरो लैंड का वफादार बनना ही पड़ेगा, सुप्रीम कमांडर ने कहा। और इमरान, क्या वाकई इमरान हमेशा के लिए खलाओं में खो गया है? त्रिसिया ने जैसे खोए खोए से अंदाज में कहा। उसका अंदाज देखकर संगी चौंक पड़ा। उसने एक बार फिर त्रिसिया की आंखों में इमरान के लिए हमदर्दी के तासुरात नुमाया होते देख लिए थे। नहीं, जब इमरान के साथियों की मेरे लिए अहमियत है तो मैं इमरान को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? उसका दिमाग तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उस जैसे दिमाग वाला इंसान शायद ही रोए जमीन पर कहीं मौजूद हो, इसलिए मैं इमरान का दिमाग जरूर हासिल करूंगा। मैंने उसको खला से लाने के लिए तेज रफ्तार शटल भेज दी है, जल्दी वो भी यहाँ पहुंच जाएगा, सुप्रीम कमांडर ने कहा। तो थ्रेसिया के चेहरे पर बेख्तियार सुकून सा छा गया। तनवीर को होश आया तो उसने खुद को शीशे के एक सुतून में कैद पाया। शीशे का सुतून स्पेसशिप के बाहर ऊपर वाले हिस्से में निकला हुआ था। शीशे के इस सुतून से तनवीर फ्रांस को हेडक्वार्टर के स्पेसशिप के ऊपर वाले हिस्से को बखूबी देख सकता था। सुतून चारों तरफ से बंद था। होश में आते ही तनवीर को याद आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। संगी और थ्रेसिया के फरार होते ही वो उनकी तलाश में बाहर की तरफ लपके ही थे कि अचानक उस पर और रूशी पर ब्लू लाइट पड़ी थी, जिससे वो एक लम्हे में बेहोश हो गए थे। तनवीर हैरान था कि फ्रांस को हेडक्वार्टर का सुपर कंट्रोल उसके पास था, फिर उस पर ब्लू लाइट क्यों फायर की गई थी? उसने मास्टर कंप्यूटर को हिदायत दे रखी थी कि वो उसकी और रूशी की हिफाजत करेगा। अगर संगी और थ्रेसिया ने रेड सेक्शन में जाकर उन पर ब्लू लाइट फायर की थी तो मास्टर कंप्यूटर ने उनकी हिफाजत क्यों नहीं की थी? सुतून ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन तनवीर उसमें घूमकर चारों तरफ देख सकता था। उससे कुछ फासले पर उसी तरह एक और सुतून नजर आ रहा था, जिसमें उसे रूशी बेहोशी के आलम में सुकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसी लम्हे तनवीर की नजर एक तरफ से आती हुई एक बड़ी सी स्पेसशिप पर पड़ी। उस स्पेसशिप को देखकर तनवीर चौंक पड़ा। ये वही स्पेसशिप थी जिसे ब्लैक जैक जमीन पर ले गया था और इमरान ने उस स्पेसशिप को अपने इस्तेमाल के लिए वहीं रख लिया था। तनवीर समझ गया कि मास्टर कंप्यूटर उसकी हिदायत पर ब्लैक स्पेसशिप को फ्रांस को हेडक्वार्टर ले आया था। उस स्पेसशिप में इमरान और उसके साथियों के अलावा और कौन हो सकता था? अच्छा हुआ ये सब यहाँ आ गए हैं, मुझे इन्हीं का इंतजार था। अब मैं इनके साथ मिलकर फ्रांस को हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। ब्लैक स्पेसशिप खला में आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई फ्रांस को हेडक्वार्टर की स्पेसशिप की तरफ आ रही थी। फिर अचानक फ्रांस को हेडक्वार्टर का एक चौकोर दरवाजा खुला और ब्लैक स्पेसशिप उस चौकोर दरवाजे से फ्रांस को हेडक्वार्टर में दाखिल हो गई। उस स्पेसशिप के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। ब्लैक स्पेसशिप के हेडक्वार्टर में जाने के बाद तनवीर गौर से शीशे के सुतून को देखने लगा। सुतून ऊपर और नीचे से बंद था। ऊपर एक ठोस फौलादी ढक्कन था, मगर नीचे भी एक फौलादी टुकड़ा नजर आ रहा था जिसमें बारीक बारीक सुराख थे। शायद ये ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए बनाए गए थे। तनवीर सोचने लगा कि अगर उसने इस सुतून के शीशे को तोड़ने की कोशिश की तो वो खला में पहुंच जाएगा, जहां शायद वो दूसरा सांस भी न ले सके। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने अपनी जेबों में हाथ डाला तो उसे वो छोटा सा पिस्टल मिल गया जो उसने मादाम शितारा के कमरे से हासिल किया था। पिस्टल पर मौजूद सुर्ख बटन देखकर उसके जहन में ख्याल आया। इस हेडक्वार्टर में रहते हुए उसने वहां मौजूद भारी असले के बारे में भी खासी तफसील मालूम कर ली थी। वो इस पिस्टल के इस्तेमाल का तरीका जानता था। वो अगर सुतून में बैठने की कोशिश करता तो वो उसमें बुरी तरह से फंस सकता था। इसलिए उसने अपनी दोनों टांगे समेटते हुए पिस्टल का रुख नीचे किया और सुर्ख बटन को 3 बार मखसूस अंदाज में प्रेस कर दिया। पिस्टल के सिरे से सुर्ख रंग की रोशनी की लकीर से निकली और उसके कदमों के पास फौलादी टुकड़े पर पड़ने लगी। जिस जगह रोशनी पड़ रही थी वहाँ छोटा सा सिया धब्बा सा पड़ गया था जो बतदरीज फैलता जा रहा था और वहाँ से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। चंद ही लम्हों में वो पूरे फर्श पर फैल गया। तनवीर ने पिस्टल का बटन ऑफ करके पिस्टल जेब में रखा और दोनों हाथ शीशे के सुतून के साथ लगाकर अपने जिस्म को कदरे ऊपर उठाते हुए अपने पांव जोर से उस गोल फर्श पर मार दिए। खटाक की आवाज के साथ फौलादी गोल टुकड़ा वहाँ से अलग होकर नीचे जा गिरा। फौलादी टुकड़े के अलग होते ही वहाँ एक गोल होल सा बन गया था। नीचे से तेज रोशनी ऊपर आ रही थी। तनवीर सुतून की साइडों में फंसा होल से नीचे देख रहा था। वो शायद फौलादी टुकड़े के नीचे गिरने का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, लेकिन नीचे से उसे जब कोई आवाज सुनाई ना दी तो उसने टांगे सीधी की और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो होल से बाहर आ गया। वो एक बड़े से कमरे में हाथ के बल लटका हुआ था।
अंदर कमरे में एक बहुत बड़ी पेचीदा सी मशीन दिखाई दे रही थी जो ऑन थी। उस मशीन पर सैकड़ों डायल थे और हजारों की तादाद में मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेजी से जल बुझ रहे थे। वहाँ कोई नहीं था। तनवीर ने हाथ छोड़े और नीचे गिरते हुए उसने कलाबाजी खाई और पैरों के बल फर्श पर आ खड़ा हुआ। फिर वो मशीन की तरफ बढ़ा और उसे गौर से देखने लगा। मशीन की एक साइड पर कीबोर्ड लगा हुआ था। उस कीबोर्ड पर बेशुमार बटन थे। कीबोर्ड पर मशीन के बारे में हिदायत दर्ज थी जिन्हें पढ़कर तनवीर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये मशीन फ्रांसको हेडक्वार्टर का इंजन रूम था जिससे फ्रांसको हेडक्वार्टर की तमाम मशीनरी काम करती थी। बोर्ड पर हिदायत शायद हेडक्वार्टर में मौजूद अफराद के लिए लिखी गई थी और उस पर वाज़ेह तौर पर इस मशीन से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। तनवीर ने एक बटन को प्रेस किया तो अचानक सरर की आवाज के साथ छत में एक खाना सा खुला और एक लंबा सा शीशे का सुतून नीचे आ गया। उस सुतून में से रूशी लुढ़क कर नीचे आ गिरी। तनवीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने रूशी को संभाल लिया। रूशी, होश में आओ रूशी। तनवीर ने रूशी को उसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, लेकिन रूशी को होश न आया। तब तनवीर ने उसे नीचे लिटाया और फिर उसने एक हाथ से रूशी का नाक पकड़ा और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। यह लम्हों बाद अचानक रूशी के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसने यकलक आंखें खोल दी। उसे होश में आते देखकर तनवीर ने उसकी नाक और मुंह से हाथ हटा लिए। ये कौन सी जगह है? रूशी ने होश में आते ही तेजी से उठते हुए कहा तो तनवीर ने उसे सारी सूरत हाल बता दी। ओ, क्या ये सब मास्टर कंप्यूटर ने किया था? तनवीर की बात सुनकर रूशी ने हैरान होते हुए कहा, मालूम नहीं, मैं मालूम करता हूँ। तनवीर ने कहा, मास्टर कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर। तनवीर ने ऊंची आवाज में मास्टर कंप्यूटर को आवाज दी। यह जीरो एजेंट मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। मास्टर कंप्यूटर, मैंने तुम्हें हिदायत देते हुए कहा था कि हेडक्वार्टर में तुम मेरी और रूशी की हिफाजत करोगे। फिर हम पर ब्लू लाइट फायर क्यों की गई थी और हमें क्रिस्टल ब्लॉक्स में क्यों कैद किया गया था? तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा, सॉरी जीरो एजेंट, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मास्टर कंप्यूटर ने कहा तो तनवीर और रूशी चौंक पड़े। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरी वॉइस कंट्रोल में नहीं हो? तनवीर ने कहा, तुम्हारा कंट्रोल जीरो लैंड के सुपर कंप्यूटर ने खत्म कर दिया है। अब मैं सिर्फ कमांडर संघी के अहकामात का पाबंद हूँ। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या मेरा वॉइस डिस्ट्रक्शन कोड कंट्रोल भी खत्म हो गया है? तनवीर ने कहा, नहीं, इसी वॉइस डिस्ट्रक्शन कंट्रोल की वजह से ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर ये कोड ना होता तो मैं तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब न देता। मास्टर कंप्यूटर ने कहा तो तनवीर के होठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट फैल गई। क्या संगी और थ्रेसिया वापस कंट्रोल रूम में आ गए हैं? तनवीर ने पूछा। जवाब नहीं दिया जा सकता, मास्टर कंप्यूटर ने कहा। अच्छा ये बताओ, फ्रांसको हेडक्वार्टर में जो ब्लैक स्पेसशिप आई है वो कहाँ है? तनवीर ने कहा। जवाब नहीं दिया जा सकता, मास्टर कंप्यूटर ने रटे रटाए जुमले की तरह कहा। क्या तुम्हारे सिस्टम को मैं दोबारा किसी तरह अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ? तनवीर ने उलझे हुए लहजे में कहा। जवाब नहीं दिया जा सकता, मास्टर कंप्यूटर ने उसी अंदाज में कहा। जहन्नुम में जाओ, तनवीर ने गुर्राकर कहा और खामोश हो गया। जीरो लैंड से मास्टर कंप्यूटर को एक बार फिर रीबैक और रिफ्रेश कर दिया गया था जिससे तनवीर का उस पर से कंट्रोल तकरीबन खत्म हो गया था। अब मास्टर कंप्यूटर उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। क्या सोच रहे हो? और मास्टर कंप्यूटर से तुम किस ब्लैक स्पेसशिप का पूछ रहे थे? रूशी ने कहा तो तनवीर ने उसे ब्लैक स्पेसशिप के बारे में बता दिया। ओ, क्या तुम्हें यकीन है कि इसी शिप में हमारे साथी हैं? रूशी ने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, मैं इस स्पेसशिप को पहचानता हूँ, तनवीर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। मास्टर कंप्यूटर से तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो गया है। उसका कंट्रोल एक बार फिर संगी और थ्रेसिया के पास चला गया है और उसे अब यकीनन इस शिप की आमद का इल्म हो गया होगा। रूशी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ शायद, तनवीर ने कहा। शायद नहीं, यकीनन हमारे साथी खतरे में है तनवीर। हमें फौरन उनके पास पहुंचना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि संगी और थ्रेसिया उन्हें किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे। रूशी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, हमें हर हाल में उन्हें संगी और थ्रेसिया से बचाना है, तनवीर ने उठते हुए कहा तो रूशी भी सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? रूशी ने पूछा। ये फ्रांसको हेडक्वार्टर का मेन वर्किंग शोबा है, तनवीर ने कहा। क्या ख्याल है इस मशीन को हम तबाह न कर दे? ये मशीन ही ना रहेगी तो यकीनन संगी का भी मास्टर कंप्यूटर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। रूशी ने पहलू में अड़सी हुई रेसगन निकालते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, पहले हमें अपने साथियों तक पहुंचना है, न जाने वो किस हाल में होंगे, तनवीर ने कहा तो रूशी ने इस्बात में सर हिला दिया। वो दोनों अभी दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक सरर की आवाज के साथ दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे वहाँ रोबोट्स नजर आए जो लेजर गने लेकर अंदर आ रहे थे। इन सब का खात्मा करना होगा वरना हम अपने साथियों तक नहीं पहुंच सकेंगे,
तनवीर ने कहा और उसने झट से जेब से लेजर पिस्टल निकाला और उसका रुख एक रोबोट की तरफ करके बटन प्रेस कर दिया। सुर्ख रंग की लकीर से निकलकर एक रोबोट से टकराई और एक लम्हे के लिए रोबोट ठटका, मगर उसने फौरन गन का रुख तनवीर की तरफ कर दिया। इससे पहले कि वो गन का बटन दबाता, ऋषि ने फौरन अपनी लेजर गन से उस पर शुआ मार दी। सुर्ख रंग की शुआ जैसे ही रोबोट से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और उस रोबोट के टुकड़े उड़ गए। धमाके की शिद्दत से उसके पीछे आने वाले रोबोट्स भी उछलकर पीछे जा गिरे थे। आओ, तनवीर ने कहा और वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। ऋषि ने आगे बढ़ते ही गिरते हुए रोबोट्स पर सुर्ख शुआएं फेंकनी शुरू कर दी। एक के बाद दिखरे कई धमाके हुए और बाहर जैसे रोबोट्स के पुर्जों का ढेर सा लग गया। तनवीर ने आगे बढ़कर दरवाजे के पास गिरी हुई एक रोबोट की गन उठा ली। वो दोनों दरवाजे की साइडों से लग गए। बाहर रोबोट्स के कदमों की आवाजें सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों सीधे हुए और दरवाजे के सामने आ गए। दरवाजे के सामने आते ही उन्होंने अचानक दरवाजे से बाहर छलांगे लगा दी। वो उड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकलकर पहलू के बल फर्श पर गिरे। फर्श पर गिरते ही तनवीर ने अपना जिस्म दाएं तरफ और ऋषि ने बाएं तरफ पलटाते हुए यकलक लेजर गनों के बटन प्रेस कर दिए। राहदारी के दोनों अतराफ से दो दो रोबोट्स आ रहे थे। इससे पहले कि वो तनवीर और ऋषि पर रेस फेंकते, ऋषि और तनवीर की गनों से निकलने वाली रेस ने उनके पुरकच्चे उड़ा दिए और वो दोनों तेजी से उठकर खड़े हो गए। तुम उस तरफ जाओ, मैं इधर जाता हूँ। जो भी सामने आए उसे उड़ा देना। और ऊपर जो तुम गोल शीशे के ब्लॉक देख रही हो, इनसे बचकर रहना। इनसे मास्टर कंप्यूटर तुम पर अटैक कर सकता है, तनवीर ने कहा तो ऋषि ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से राहदारी में भागते चले गए। सामने से मजीद रोबोट्स आते देखकर तनवीर फौरन एड़ी के बल घूमता हुआ एक दीवार की साइड में जा लगा। रोबोट्स ने भी उसको देख लिया था। उन्होंने यकलक तनवीर पर रेस फायर की, लेकिन सुर्ख शुआएं तनवीर के करीब से गुजर गई। तनवीर ने फौरन अपना जिस्म झुकाया और उन दोनों रोबोट्स पर बारी बारी शुआ फेंक दी। खौफनाक धमाकों से राहदारी गूंज उठी। सुर्ख शुआओं ने उन दोनों रोबोट्स के भी टुकड़े उड़ा दिए थे। उसी लम्हे अचानक हर तरफ जैसे सायरन बजने लगे। अलर्ट अलर्ट, एजेंट जीरो और उसकी साथी लड़की ने हेडक्वार्टर में ब्लास्टिंग रेस फायर करना शुरू कर दी है। 6 रोबोट्स ब्लास्ट किए जा चुके हैं। अलर्ट अलर्ट। अचानक मास्टर कंप्यूटर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो तनवीर के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हर तरफ से यकलक दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई देने लगी। तनवीर फौरन दाएं तरफ एक छोटी सी राहदारी में मुड़ गया। उसी लम्हे उस राहदारी का सामने वाला दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा नौजवान बाहर आ गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर तनवीर को अंदाजा हो गया था कि वो लिफ्ट का दरवाजा है। लिफ्ट से निकलने वाला नौजवान तनवीर को देखकर ठटका ही था कि तनवीर ने उस पर भूखे उक्काब की तरह छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे नौजवान तनवीर की गिरफ्त में था। उसने तड़पकर तनवीर के गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन तनवीर के दोनों हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आए और उसने नौजवान को उठाकर बुरी तरह से लिफ्ट में फेंक दिया और कुछ छलांग लगाकर उसके करीब आ गया। तनवीर ने फौरन रेस कर नौजवान के सर से लगा दी। उनके अंदर आते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था। नौजवान फर्श पर गिरा, लंबे लंबे सांस ले रहा था। उसकी आंखों में शदीद खौफ नुमाया हो गया था। क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक झटके से उठाकर दीवार से टकराते हुए कुर्रा कर पूछा। नौजवान का जिस्म कांप रहा था। बारसल, मेरा नाम बारसल है, नौजवान ने अटक अटक कर कहा। कंट्रोल रूम कहाँ है? तनवीर ने उसकी शहरक पर अंगूठा रखते हुए कहा। बताता हूँ, बारसल ने बुरी तरह से कांपते हुए कहा तो तनवीर ने अंगूठे का दबाव कम कर दिया। बताओ, जल्दी करो, तनवीर ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। वो 3rd फ्लोर पर है, बारसल ने कहा। ये कौन सा फ्लोर है? तनवीर ने पूछा। 6 फ्लोर, बारसल ने कहा। क्या करते हो तुम यहाँ? तनवीर ने पूछा। मैं 6 फ्लोर का इंचार्ज हूँ, बारसल ने जवाब देते हुए कहा। 6 फ्लोर, क्या है 6 फ्लोर में? तनवीर ने पूछा। असला, यहाँ असला है, असले का स्टोर। मुझे फौरन वहाँ पहुँचना है ताकि मैं हेडक्वार्टर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए इस असला के स्टोर को महफूज रख सकूं, बारसल ने कहा। महफूज रखने से तुम्हारी क्या मुराद है? तनवीर ने पूछा। मुझे कमांडर ने असला खाने को सील्ड करने का हुक्म दिया है। मैंने असला खाने में जाकर अंदर से उसे मुकम्मल तौर पर सील्ड करना है ताकि कोई भी गैर मुतालिक शख्स यहाँ न आ सके, बारसल ने कहा। मुझे उस सेक्शन में ले चलो। कितने अफराद हैं वहाँ? तनवीर ने पूछा। 4 रोबोट्स हैं, बारसल ने जवाब दिया। तो चलो आगे बढ़ो और सुनो, अगर कोई गलत हरकत की तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। मैं ताउन करूंगा, मुझे मत मारना प्लीज, बारसल ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। ठीक है चलो, तनवीर ने कहा तो बारसल ने हाथ बढ़ाकर साइड पर लगे बटन को प्रेस करके लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। बाहर 4 रोबोट्स थे जो तेज तेज चलते हुए लिफ्ट की तरफ आ रहे थे। दीवार के साथ लग जाओ, तनवीर ने बारसल को लिफ्ट की दाएं दीवार की तरफ धकेलते हुए कहा और खुद बाएं तरफ हो गया।
फिर तनवीर ने खुद को नीचे गिराते हुए अपने जिस्म को पलटाया और फिर उसने दरवाजे के सामने आते हुए अचानक सामने से आने वाले रोबोट्स पर लेजर रेस फायर कर दी। खौफनाक धमाके हुए और राहदारी में उन चारों रोबोट्स के टुकड़े बिखर गए। चलो आओ उन चारों रोबोट्स को तबाह करके, तनवीर ने तेजी से उठते हुए कहा तो बार्सल ने अस्बात में सर हिला दिया। वो दोनों लिफ्ट से निकलकर आगे बढ़े। राहदारी के सिरे पर पहुंचकर तनवीर ने उसे रुकने को कहा और कुछ साइड की दीवार से लगकर राहदारी के दाएं बाएं देखने लगा। राहदारी खाली थी। किस तरफ जाना है? तनवीर ने उससे पूछा तो बार्सल ने दाएं तरफ इशारा कर दिया। तनवीर ने सर हिलाया और वो बाई जानिब आ गए। अभी वो आगे बढ़े ही थे कि अचानक छत पर एक खाना सा खुला और वहां से अचानक बनफशी रंग की तेज लाइट से निकली। खाना खुलते देखकर तनवीर ने फौरन दाएं तरफ छलांग लगा दी। बनफशी लाइट नौजवान बार्सल पर पड़ी और उसके हलक से एक कर्बनाक चीख निकली और वो गिर गया। उसका जिस्म एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ और फिर सियाह पड़ता चला गया। दूसरे लम्हे उसके कोयले बने जिस्म से तनवीर ने धुआं सा निकलते देखा। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते तनवीर। अचानक संगी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी तो तनवीर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने राहदारी की दीवार के साथ लगते ही लेजर गन से छत के उस हिस्से पर फायर कर दिया जहां से बनफशी रंग की शुआ निकली थी। वहां एक छोटा सा कैमरा नुमा आला लगा हुआ था। लेजर रेस ने धमाके से उस आले को तबाह कर दिया। तनवीर अभी सीधा हुआ ही था कि अचानक उसके दाएं बाएं दरवाजे खुले और बेशुमार रोबोट्स निकलकर उसके सामने आ गए। उन रोबोट्स को देखकर तनवीर एक तवील सांस लेकर रह गया। उसके छुपने के लिए वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो छलांग लगाकर उन रोबोट से बच सकता। फिर वो उन तमाम रोबोट्स को एक ही वक्त में तबाह नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसी कोशिश करता तो बच जाने वाले रोबोट्स यकीनन उस पर शुआएं फेंक देते जिनसे बचना तनवीर के लिए नामुमकिन हो जाता। अपनी गन फेंक दो तनवीर और खुद को इन रोबोट्स के हवाले कर दो, वरना तुम इनके हाथों से बच न सकोगे। थ्रेसिया की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी तो तनवीर ने गन उछाल दी। फौरन ही दो रोबोट्स आगे बढ़े और उन्होंने निहायत तेजी से तनवीर को गिरफ्त में ले लिया। दूसरे लम्हे एक रोबोट ने तनवीर के दोनों हाथ पीछे मोड़कर उसके हाथों में क्लिप डाल दिए। इसे ले जाकर स्टोर रूम में फेंक दो। संगी की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी तो रोबोट्स ने तनवीर को उसके बाजुओं से पकड़ा और उसे तकरीबन घसीटते हुए अंदाज में एक तरफ लेकर चलने लगे।